हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप पुरानी क्लासेस कहाँ मिलेगी आपको, तो मैं बता दूं आपको कि आपको चैनल पर जाना है और चैनल में प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी जो है पूरी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो उनको भी जरूर देखें और कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो आप प्लीज उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, और अच्छी लगे तो फिर उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया अपनी क्लास जो 10th है उसका प्रश्नावली 4.2 के पहले सवाल के बाद वाले जो भी सवाल है वो। और अगर आपको पुरानी देखनी है तो जाकर जरूर देखिए उनको, ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो दूसरा प्रश्न तो किसी काम का नहीं था तो अपन ने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। तीसरा प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27। तो माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। योग 27 से, इधर देखना, 27 है योग। पहली संख्या अगर x मान लू, दो संख्याओं की जोड़ 27 है। दो संख्याओं की जोड़ 27 है, तो उस जोड़ में से अगर मैं पहली संख्या x मान ली तो टोटल जो योग था उसमें से पहली संख्या घटाऊंगा तो फिर दूसरी संख्या आएगी कि नहीं आएगी, आएगी भाई। जैसे 27, पहली संख्या अगर 7 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी भाई, 20 होगी कि नहीं होगी। 20 कैसे आई, 27 में से क्या घटा दिया, 7, तो कितना आ गया, 20। आइए समझ में ना। तो पहली संख्या अगर कभी भी ऐसे सवालों में योग दे रहा हूं, दे रखा हूं आपको, तो पहली संख्या तो x माननी है और दूसरी संख्या क्या करनी है, उस योग में से उस x को क्या कर दो, घटा दो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते फिर उनका गुणनफल दे रखा है 182। गुणनफल तो ऐसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार गुणनफल बराबर 182। पहली संख्या x मानी तो दूसरी संख्या क्या होगी, उस योग में से पहली संख्या को घटा देंगे तो बाकी जो बचेगी वो क्या आएगी, दूसरी संख्या ही आएगी। तो फिर प्रश्न ने कहा कि उनका गुणनफल 182, तो दोनों का गुणनफल यानी कि x इंटू कोष्टक में 27 माइनस एक्स और बराबर में 182। आ गया भाई समझ में। चलिए अंदर गुणा कराओ इसको, तो क्या होगा, 27x माइनस का माइनस, एक्स को एक्स से गुणा कराएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर में 182। एक्स की जो बड़ी घात है ना 2, उसका गुणांक माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में है तो उसको प्लस का बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, सभी को उधर ले जाएंगे, तो इधर बचेगा 0 बराबर। पहले माइनस का उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। फिर 27x प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। फिर 182 प्लस का था। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें। अब पूरी इक्वेशन को इधर लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस के 182 और बराबर में 0। तो ये लीजिए अपनी क्या बन चुकी है, द्विघात समीकरण। क्या किया, पहली संख्या x मानी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स होगी। कैसे होगी, तो ध्यान रखना है, टोटल योगफल जो होगा उसमें से पहली संख्या घटा लेंगे तो फिर दूसरी तो बचेगी, तो ये दूसरी बच गई। फिर गुणनफल दे रखा है 182, गुणनफल दोनों संख्याओं का, तो दोनों को इंटू में लिख दिया, ये दो उनके साथ में इनको कोष्टक में बंद कर दिया, दो संख्या है तो और बराबर 182। अंदर गुणा करा लिया 27x माइनस का, इसको इससे गुणा कर लिया, एक्स स्क्वायर बराबर में 182 हो गया। फिर x की घात 2 माइनस वाला गुणांक है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो सभी को उधर ले गए, पहले बड़ी लिखी फिर छोटी लिखी फिर छोटी लिखी, ठीक है ना, गुणांकों में, और बराबर में 0। फिर क्या किया आपने, इस पूरी स्टेप को इधर लिख दिया, इधर वाले 0 को उधर लिख दिया, ये इक्वेशन बन गई है। अब यहां पर इसकी घात है 2, यहां पर इसकी घात 2 चल रही है, तो इस घात 2 वाली समीकरण को सोल्व करने के लिए हमने गुणनखंड विधि पढ़ी थी पिछले सवाल के अंदर। फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करो, तो फर्स्ट में कुछ नहीं है तो क्या समझ लेंगे, एक, एक को किसे गुणा करेंगे, 182 से। तो एक को अगर हम 182 से गुणा करवाते हैं तो वापस वो का वही आएगा। फिर उसके अपन क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बेटा। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग इसमें 9 बार, ये एक बार, फिर 7 का भाग इसमें 13 बार, फिर 13 का भाग इसमें एक बार जाएगा। तो गुणनखंड आ गए 2 इंटू 7 इंटू 13 आया। अब करना क्या है, जोड़ो या घटाओ तो 27 आना चाहिए, और वो भी किसके बेटा जी, माइनस के आना चाहिए।
जोड़ो घटाओ तो 27 और वो भी माइनस के आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को साथ में ले लो, 2 7 जा 14, 13 का 13, दोनों संख्याओं को किसकी ले लो भाई, माइनस की। जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का अर्थात संख्या जुड़ जाती है, तो माइनस का 27 आएगा कि नहीं आएगा भाई, और हमें माइनस का 27 ही तो चाहिए, वही चाहिए। और गुणा करवाने पर वापस ये आ जाना चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस तो क्या होता है प्लस, और इन दोनों का जो गुणा है ना बेटा वो 100% 182 आ जाएगा गुणा कराओगे तो, ठीक है। तो यानी गुणनखंड क्या बने अपने, माइनस का तो 14 और माइनस का 13। लिखेंगे कैसे, फर्स्ट वाली स्टेप लिखूंगा पहले तो मैं एक्स स्क्वायर, फिर बीच वाली हटेगी और उसकी जगह उन दोनों की फटेगी, यानी कि माइनस का तो 14x, फिर माइनस का 13x, और फिर प्लस का 182, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। आयो भाई समझ में। फिर थोड़ा सा लंबा करेंगे इसको, x की घात 2 है तो x को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, फिर माइनस 14 का 2 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 13 इंटू एक्स, और प्लस 182 जो है उसका 2 7 13 आएगा, प्लस 2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर में आ गया 0। सभी के हमने क्या कर दिए बेटा, गुणनखंड लिख दिया। यही तरीका था ना अपना भाई, सभी के क्या कर दिया अपन ने, गुणनखंड लिख दिए। देखना आप पहली स्टेप और दूसरी में से कॉमन लेंगे, तीसरी और चौथी स्टेप में से कॉमन लेंगे, तो दोनों में मिला x सेम, तो बचा कितना, x बचा माइनस बचा 2 7 जा 14 बचा, और कोष्टक बंद। अब इन दोनों में क्या सेम है, 13 सेम है, तो 13 लिया और माइनस भी बाहर ले लिया, 13 और माइनस भी बाहर ले लिया, तो समझना माइनस के 13 बाहर लिया तो बचा कितना x, प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस, और 13 बाहर ले लिया तो 2 इंटू क्या बच गया 7, और बराबर में क्या आ गया 0। आया भाई समझ में। अब कोष्टक वाली संख्या सेम है तो उसको कितने बार लिखेंगे, इधर भी वैसे ही कर लेते ना यार, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये x माइनस 14 और बाहर x माइनस क्या है 13, बराबर में क्या है 0। दो केस बनेंगे भाई इसके, दो केस बनेंगे, तो ये देखो आप केस फर्स्ट, इसको 0 के बराबर लिखेंगे, लिख दिया, माइनस का 14 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। केस सेकंड में देखना, x माइनस 13 0 के बराबर होगा ये, और माइनस का 13 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं है। ये तो x का मान 14 हो गया और ये x का मान क्या हो गया 13 हो गया। अब देखो जब x बराबर क्या हो 14, तब पहली संख्या, जब x बराबर क्या हो 14 तब पहली संख्या हमने क्या मानी, x मानी, और x का मान कितना आया 14, तो ये हो गया पहली संख्या 14। और फिर दूसरी संख्या देखना, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स है, तो यानी कि 27 माइनस एक्स का मान 14 है, घटा लिया तो कितना आ जाएगा बेटा 13। जब x का मान 14 होगा तब पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगी। पर सर इसका उल्टा हो जाए तो, कि जैसे अभी x का मान 14 लिया, अब क्या लेना पड़ेगा, जब x बराबर क्या हो 13 तब पहली संख्या हमने क्या मानी थी x मानी थी, और x का मान कितना 13, तो पहली संख्या भी क्या हो जाएगी 13। पहली संख्या अगर x 14 है तो पहली संख्या 14 होगी, और x 13 है तो पहली संख्या क्या होगी 13 होगी। फिर दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, तो ये लिखा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स का मान 13, तो घटाया कितना आ गया भाई इसमें 14 आ चुका है। तो ये अपना जो है तीसरा सवाल पूरा एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, इक्वेशन बनाना बहुत ही जरूरी है, बाकी ये मेथड हमने पढ़ रखा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये दो स्टेप नई जुड़ी है कि संख्या में मान रखेंगे तो 14 आएगा तो पहली संख्या 14 और दूसरी 13 हो जाएगी, और अगर एक्स का मान 13 आएगा तो पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। दोनों आंसर निकालना अनिवार्य है, अगर नहीं निकालते हो तो गलत माना जाएगा आंसर सवाल, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए एक बार। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। चौथा प्रश्न देखिएगा इसी का, एक बार रीड कर लीजिए भाई। चौथा प्रश्न कहता है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, बता 365 है।
तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, ऐसे माना कि जैसे पहला पूर्णांक माना मैंने 2, तो इसका अगला क्रमागत नंबर वाइज कौन सा होगा, 3, फिर इसका अगला क्या होगा 4, फिर इसका अगला क्या होगा 5, फिर इसका अगला क्या होगा 6। तो बताओ मुझे हर बार इनके बीच में कितना कितना जुड़ रहा है, 1 1 जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा। तो हमें ये तो पता था कि पहला क्रमागत पूर्णांक 2 है। अगर हमें पता नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं बेटा जी, x मानते हैं। तो इसका अगला क्रमागत पूर्णांक निकालने के लिए x में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। समझ गए ना इस चीज को। फिर अगला क्रमागत पूर्णांक निकाला, एक और जोड़ देंगे, मतलब x प्लस क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। क्रमागत का मतलब नंबर वाइज। दो तरीके हैं, सीधा शॉर्टकट में याद रखो। तो पहला क्रमागत पूर्णांक मानना हो तो पहला x मान लो, दूसरा x प्लस 2, अगला मानना हो तो x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ऐसे चलने दो, ठीक है। और अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे सर, तो क्रमागत के लिए हर बार एक एक बढ़ाना पड़ता है, हर बार एक एक बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे कि मैं कहूं यहाँ पर कि माना कि पहला क्रमागत, धनात्मक का मतलब प्लस का, माइनस की संख्या नहीं है ना, धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 होगा। यानी एक उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मानते हैं, ठीक है। चलिए, फिर उसने कहा कि उन जिनके वर्गों का योग 365 है, तो ऐसे लिखूंगा, प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब x का वर्ग और x प्लस 1 का भी क्या है, वर्ग, और उन दोनों का क्या है, योग। दोनों का क्या कर लिया, वर्ग, और फिर उसका योग जो है वो है 365। आया क्या भाई समझ में। दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, ठीक भाई। चलिए, ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये कैसे होगा, x में 1 जोड़ नहीं सकते तो सर्वसमीका बनी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर तो हो गया सर 2x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 2 इंटू 1 2 एक्स का ये x, फिर प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 365 को इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस के 365 बराबर में 0। फिर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक संख्या माइनस के एक प्लस की तो बाकी होती है, तो 365 में से एक जाएगा तो 364, और बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, पूरी संख्या में जो है 2 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, जा रहा है सर। तो इस समीकरण में हम 2 का भाग लगा देंगे ताकि इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाए, गुणा भाग कम करना पड़े। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग देने पर, उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर बेटा तो देखो 2x स्क्वायर बटेवा 2 और प्लस का 2x बटेवा 2 माइनस 364 और बटेगा में 2, फिर बराबर में क्या आ गया, 0। क्योंकि 0 के बटे हम तो वैसे भी 2 लिखेंगे तो 0 आएगा ना भाई। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से इसको काटू मैं 1 बार 8 बार और 2 बार, यानी समीकरण बनेगी अपनी एक्स स्क्वायर और प्लस का x और माइनस के 182 बराबर में 0। इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं एक बार में, नहीं 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 गड़बड़ हो गया, ये प्लस का 1 चल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में 0। ये हमारी समीकरण बनी। अब तरीका क्या लगाना है बेटा, कि फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा कराओ, जोड़ो घटाओ तो बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए, यही तरीका था अपना। तो देखो आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक मानेंगे, एक को जो है 182 से गुणा कराओ, 1 इंटू माइनस का 182 गुणा करवाएंगे तो माइनस का, तो माइनस 182 को 1 से गुणा कराएंगे तो 182 आएगा।
आएगा भाई ये। फिर अब देखना, वन केवल समझने के लिए लिखा अपन ने। अब 182 के निकालो गुणनखंड, तो पिछले सवाल में निकाले थे अपन ने -2 इंटू क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, ये गुणनखंड अपन ने निकाले थे। समझना, इन दोनों को ले लेता हूं मैं साथ में, 2 7 जे 14, माइनस का माइनस और 13 को लग लेता हूँ। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हो तो क्या होती है बेटा, बाकी होती है। तो 14 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ पर कुछ नहीं तो हम क्या समझेंगे 1, पर हमें एक किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, जबकि हमारे एक बड़ी संख्या माइनस की है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। उल्टा कर लो, इसको तो मान लो प्लस का और इसको मान लो माइनस का। जब प्लस की संख्या और माइनस की संख्या होती है तो बाकी होती है, तो 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो क्या माना जाएगा, प्लस का 1। कब आएगा ये आंसर, जब गुणनखंड प्लस का 14 और प्लस का माइनस का क्या हो 13 हो। कोई दिक्कत है इसमें बेटा, समझना, ये केवल समझने के लिए दिखाना। x की घात 2 बीच वाली हटेगी और इन दोनों की हटेगी भाई, तो ये हो जाएगा 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर में 0 आ गया। आ गया बराबर में 0। अब 4 स्टेप हो गई है तो इनके टुकड़े लिख लो, x इंटू एक्स, फिर प्लस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस का 13 इंटू एक्स, माइनस के 2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर 0। दोनों स्टेप में से कॉमन लेते हैं भाई, तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, फिर बचा क्या x बचा, फिर प्लस 2 इंटू 7 कितना बचा 14 बचा। दोनों में माइनस सेम है तो माइनस कॉमन लिया सर, तो बचा कितना माइनस, सॉरी आगे और भी तो मिलेगा ना, भी माइनस का 13 और माइनस का 13 सेम मिला तो माइनस का 13 कॉमन लिया तो बचा इतना x, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 13 निकल गया, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 और बराबर में क्या आ गया बेटा 0 आ गया। आ गया समझ में। फिर देखो कोष्टक कोष्टक वाली संख्या सेम है तो उसको कितनी बार लिखे, एक बार, बाहर बाहर वाली को भी लिख देते हैं तो x माइनस 13 और बराबर में 0। कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए यहाँ पे। अब दो केस बनेंगे, इसके भी दो केस बनेंगे सर, तो देखो केस फर्स्ट, x प्लस 14 बराबर 0, तो x प्लस का 14 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस, संभव नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि यह क्या है बेटा ऋण है। ऋण का मतलब किसका है, माइनस का, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब प्लस का पूर्णांक, तो ये तो माइनस का है ना, तो इसलिए ये संभव नहीं है। बनाते हैं दूसरा केस, x माइनस 13 को भी 0 के बराबर लिखते हैं, माइनस का 13 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, पॉसिबल है भाई, तो x का मान कितना माना जाएगा 13 माना जाएगा। 13 माना जाएगा तो हम लिख देंगे पहला, ये लिख दो ना यार भाई, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो x का मान कितना 13, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या था x प्लस 1, तो x का मान है 13 और प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 14 पर, ये वाला माइनस वाला 14 नहीं आएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो उठाओ एक बार स्क्रीनशॉट, इसका सवाल थोड़े से मोटे हैं तो इनको सोल्व तो करना ही पड़ेगा अपने को, इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए भाई, फिर अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से, हाँ जी, अगला प्रश्न है पांचवा। पांचवा प्रश्न देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से कितनी कम है, 7 कम है। समकोण त्रिभुज बेटा ऐसे, ये रहा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई वो उसके आधार से 7 कम है, तो माना कि आधार कितना है x, तो ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 क्या है कम, तब उसका कर्ण कितना है भाई 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो 13 सेंटीमीटर।
तो उसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ये? तो हम ऐसे लिखेंगे, माना कि आधार बराबर एक्स, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? आधार में से 7 कम, और कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। कभी भी समकोण त्रिभुज का नाम आ जावे और भुजाएं दे रखी हो ऐसे, तो अधिकतर जो है प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। प्रश्नावली 8 में पूरा पढ़ेंगे अपन इसको। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण के बोलते हैं, आड़ी वाली लाइन को आधार ए बोलते हैं, और सीधी वाली खड़ी लाइन को बोलते हैं लंब एल बोलते हैं। तो बताओ, कर्ण का मान भाई 13 है, तो 13 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर बराबर आधार ए कितना माना अपन ने? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस फिर प्लस लंब, लंब क्या माना अपन ने? एक्स माइनस 7, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझे इस चीज को? 13 की घात 2 का मतलब तो 13 इंटू 13 169 होगा। फिर इसके बाद में एक्स का स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखो एक्स में से 7 घटा नहीं सकते, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो होगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 14 एक्स, और फिर प्लस 7 की घात 2 यानी 7 7 जा 49। एक्स की घात 2 प्लस की प्लस का गुणक होना चाहिए, तो ये प्लस का है, तो इस 169 को भी उधर ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस के 49, और प्लस का 169 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x, एक प्लस का एक माइनस का बाकी होती है, पर बड़ी संख्या 169 माइनस की है, तो माइनस घटाएंगे, 9 में से 9 0, 6 में से घटाया 4 तो 2, यानी 1 का 1 तो 120। ठीक है भाई। पूरी इक्वेशन को अब उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो क्या बनेगी? 2x स्क्वायर और माइनस के 14x और माइनस का 120 और बराबर में 0 हो गया। आ गया समझ में यहाँ तक? फिर देखो, पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो लगा देते हैं, उपरोक्त समीकरण में 2 का भाग देने पर, तो पूरी में 2 का भाग दे दिया, 2 से तो 2 कट गया, 2 से कटाइए 7 बार, 2 से कटाइए 60 बार, तो इधर तो आ गया एक्स का स्क्वायर फिर माइनस का 7x फिर माइनस के 60 और बराबर में 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे क्या करना है। 7 चाहिए, घात 2 है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठाओ भाई, फिर मैं इसको थोड़ा अलग सॉल्व कराऊं वापस पूरा, है ना? देखिए ध्यान से। फर्स्ट वाली को लास्ट वाले से गुणा, फर्स्ट में कुछ नहीं, एक मानो, एक को -60 से गुणा कराएंगे, 1 इंटू माइनस का 60 बराबर क्या आएगा? -60 ही तो आएगा भाई, -60 ही आएगा। अब माइनस का तो -60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे देखना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये होगा। तो अब क्या करें भाई, इसके आंसर आ जाए उसके लिए, 5 2 10 20 20 20 20 20 20 और 3 ये रहा, इन सभी को साथ में ले लो। कैसे? 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12, और ये माइनस का माइनस, और एक ले लेते हैं 5, और वो भी किसका? प्लस का। एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो, तो क्या करते हैं? बाकी तो 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, और बड़ी संख्या 12 उसके पहले माइनस, तो माइनस का 7। बताओ माइनस का 7 आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है जी सर, तो लीजिए लिखता हूं मैं, फर्स्ट वाला पद वैसा का वैसा ही, बीच वाला हटेगा और दोनों का फटेगा, तो भाई 12 और साथ में एक्स प्लस के 5 और साथ में एक्स लिखेंगे, और फिर माइनस का 60 और बराबर में क्या आ गया बेटा? 0। ऐसे लिखूं मैं इसको, x इंटू एक्स और -2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स, ऐसा लिखा। और फिर माइनस का जो 7 है उसके भी वेक्टर लिख देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं भाई, कहाँ जरूरत है इसकी अब। देखिए ध्यान से, और -60 60 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। पहले 2 को 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 को 2 में से कॉमन, तो x
एक्स, ये मिला। तो बचा कितना, एक्स बचा, फिर माइनस बचा, और एक्स निकल गया, 2 × 2 4, 4 × 3 12 बचा। और फिर इधर देखो दोनों में क्या सेम है, 5 ले लिया कॉमन, प्लस का 5 ले लिया, तो बचा कितना एक्स, माइनस का -5 ले लिया, 2 × 2 4 और 4 × 3 कितना हो गया 12, और बराबर में क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। फिर आएगा क्या, ऐसे कोष्टक वाली संख्या सेम है उसको एक बार लिखूं मैं, और फिर बाहर वाली संख्या को भी एक बार कोष्टक में लिखूं मैं, और बराबर में क्या लिखूंगा, 0। आया समझ में यहाँ तक। अब उसी तरीके से जैसे पिछले सवालों में केस बन रहे ना, वैसे इसमें भी क्या बनेंगे, केस बनेंगे। केस बनेंगे तो एक तो बनेगा इसका केस, x -12 बराबर 0, माइनस का 12 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। इधर केस सेकंड बनेगा x + 5 और बराबर में 0, तो प्लस का 5 उधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब मुझे ये बताओ, x का मान माइनस का आया, एक बार x का मान प्लस का आया, तो माइनस का तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि कभी त्रिभुज की भुजा माइनस में तोड़ होती क्या, त्रिभुज की भुजा माइनस में कभी नहीं हो सकती है, और कभी नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण मान संभव नहीं है। ये तो संभव नहीं है, तो x का मान कितना होगा भाई, 7, 12 हो जाएगा। अतः हमने आधार क्या माना था, आधार बराबर x माना था, और x का मान कितना आ गया, 7 सेमी, और उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने क्या मानी थी, x - 7, तो x का मान क्या है भाई, सॉरी x - 7 हो गया, वो 9, 12 12 12 12 12, यहाँ पे 12 चल, x का मान 12 आया ना, और x - 7 यानी 12 - 7, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 हो जाएगा 5। लीजिए भाई, दोनों जो है आधार और ऊंचाई हमारे पास आ चुकी है, इसको भी छाप लो, एक बार स्क्रीनशॉट उठाओ भाई। प्रश्नावली खत्म करते हैं, फिर नया पढ़ते हैं कुछ आगे। हाँ जी भाई, अगला सवाल आपके सामने छपा हुआ है, एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर इसको कैसे करना है अपन समझते हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। प्रश्न ये कहता है कि एक कुटीर उद्योग कुछ दिन में जो है बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशिष्ट दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितने अधिक है बेटा, 3 अधिक है। तो यदि ये उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या मान रहे हैं कि माना कि निर्माण लागत और निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या मान लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों में से पहले क्या मानेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है ना, वह उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने। अगर बर्तनों की संख्या होगी तभी तो उसका दुगुना से 3 अधिक करेंगे ना। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि निर्माण किए गए बर्तन बराबर क्या मान लिए, x, तब उसकी नग की निर्माण लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने। तो निर्माण लागत बराबर बर्तनों की संख्या क्या मानी हमने, x मानी, और उसका कितने गुना, दुगुना से 3 क्या है बेटा, अधिक, और अधिक का मतलब क्या करते हैं, जोड़। गणित वाली संख्या को आगे लिखा, एबीसीडी को पीछे लिखा, और प्लस का क्या हो गया, 3। आया समझ में। और कुल निर्माण लागत कितनी दे रखी है, 90, तो कुल लागत बराबर क्या हो गया, 90। आया समझ में। फिर कुल लागत कैसे निकालेंगे बेटा, अगर हम निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को उसकी लागत से क्या करवा दे, गुणा। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को अगर उसकी लागत से गुणा करवा देते हैं, तो कुल खर्च बराबर में आ जाता है। ध्यान रखना ये चीज, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को अगर हम लागत से गुणा करवाएंगे, तो कुल जितना भी लागत होगा वो आ जाएगा, और कुल लागत बराबर में कितना था भाई, 90 था। x को गुणा कराऊं अंदर तो 2x², फिर प्लस x को गुणा कराऊं अंदर तो फिर प्लस 3x, प्लस के 90 को इधर ले आऊं तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाएंगे, तो 2 को गुणा कराऊं 90 से, क्या होगा देखना, 2 को गुणा कराया -90 से, तो माइनस का तो माइनस, 90 की टेबल 2 बार बोले तो कितना होगा, 180। आया समझ में। फिर 180 का क्या लिखेंगे, गुणनखंड ऐसे निकालकर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 × फिर 2, और क्या हो जाएगा बेटा, मैं भूल गया रे, ये हो जाएगा 2, इसका 2 45, 45 यानी 3 × 3 × 5, 15 15 दिन 45 90, और ये आ गया, और ये माइनस का क्या लगा दिया, माइनस। 180 का गुणनखंड ये निकाल लेंगे ऐसे, फिर माइनस का माइनस लगा दिया। अब जोड़ो या घटाओ तो बीच में कितना है, 3 आना चाहिए भाई, जोड़ो या घटाओ तो बीच में 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखना ध्यान से,
5 3 15 कर लेते हैं, और 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 3 कितने कर लेते हैं 12, और ये क्या हो गया 15। तो अब मुझे बताओ 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। पर हमें किसका चाहिए प्लस का, तो बड़ी संख्या को तो प्लस की ले लो और छोटी संख्या को किसकी ले लो माइनस की ले लो, तो आ जाएगा आंसर। अब देखा जमाते कैसे इसको, 2x², बीच वाली संख्या हट जाएगी और माइनस के तो 12 उसके साथ में x, प्लस के 15 उसके साथ में भी x, और माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। आ गया समझ में? फिर चारों स्टेप को ऐसे जमा देंगे अपन, थोड़ा सा समझने के लिए लंबा करेंगे इसको, कि जैसे 2x² है तो इसको मैं लिखू 2 इंटू एक्स, फिर माइनस 12 के गुणनखंड बेटा, 12 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू एक्स, फिर 15 के गुणनखंड तो प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स, फिर माइनस 90 के गुणनखंड तो माइनस और 90 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर में क्या आएगा 0 आ जाएगा। आ गया समझ में? पहली दो स्टेप में से कॉमन लेंगे, तो बताओ मुझे 2 2 x, तो 2x बाहर निकल गया, तो बचा कितना 2x बाहर निकल गया तो ओनली x बचा, फिर माइनस बचा 2 और x बाहर निकल गया, 2 इंटू 3 कितना बचा 6 बचा। इन दोनों में क्या सेम मिल रहा है 5, देखना बराबर में 0 आ गया भाई। अब क्या करेंगे समझना ध्यान से, सेम सेम को एक बार लिखता हूं मैं, बाहर वाले को भी लिख देता हूं एक बार, 2x और प्लस का 3 5 जे 15 और बराबर में क्या आ गया 0। तो केस बनेंगे बेटा इसकी, केस फर्स्ट बनेगा x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। इधर केस बनेगा सेकेंड, 2x प्लस 15 बराबर 0, 2x प्लस के 15 उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा भाई माइनस का, फिर x बराबर माइनस का तो 15 और इंटू वाला 2 बटे हुआ में, तो वही लाइन वापस के ऋणात्मक मान क्या है बेटा संभव नहीं है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है। 4.2 का छठा प्रश्न, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ जी सही है बिल्कुल, ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई हमारे पास बताइए मुझे, x का मान हो जाएगा 6। थोड़ा सा 4 लाइन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इधर समझ लेना थोड़ा सा। निर्माण किए गए बर्तन x है, तो अतः बर्तन की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तन बराबर हो जाएगा x, और x का मान कितना आया कंफर्म 6। फिर लागत, लागत हमने क्या मान रखी है 2x, यानी 2 इंटू एक्स का मान 6 और फिर प्लस का 3, तो 2 6 इंटू 2 तो हो गया 12 और प्लस 3, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 15 है। तो ये आंसर हमारे पास क्या हो चुका है 15 है, और आज में अपनी 4.2 जो प्रश्नावली है बेटा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, आई होप ये थोड़ा सा आपको अच्छा समझ में आया होगा, और अगर पहली बार ये क्लास देखी तो इसकी पुरानी क्लासेस जरूर देखें, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। मिलेंगे नई क्लास के अंदर 4.3 प्रश्नावली में।